सो हेलो एवरीवन, हम यहाँ बेसिकली बात करने आए हैं इस एक नए टॉपिक के ऊपर। आप लोगों ने मुझे ज़्यादा यहाँ देखा नहीं होगा, बट अब आप जान जाओगे। बिकॉज़ यहाँ हम मेनली अगर बात करें तो हम आई ओ क्यू एम की बात करेंगे। ये एक ऐसा पेपर आप ऐसा कह सकते हैं, मैथ्स का इंडिया का बेस्ट ओलंपियाड जो है वो आपका आई ओ क्यू एम है। पूरी चर्चा करेंगे हम यहाँ। हम पूरी सिलेबस एनालिसिस करेंगे आई ओ क्यू एम का। एंड जो जनता आई आई टी जेई की तैयारी करने वाली है उसके लिए ये रिलेवेंट क्यों है। मतलब अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो और आई ओ क्यू एम साथ में कर रहे हो तो ये कैसे बेनिफिट करेगा, बिकॉज सिलेबस कितना मैच करता है ये हम देखेंगे। और एक और ओलंपियाड है हमारे पास, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, ये उससे कैसे रिलेवेंस है। मतलब आज की क्लास को करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप आई ओ क्यू एम की तैयारी कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आपके जेई मेंस और एडवांस की तैयारी हो रही है फाउंडेशन लेवल पे, एंड साथ ही साथ आपके एस्ट्रोनॉमी की भी तैयारी हो रही है साथ ही साथ। ठीक है, अगर मेरी बात करें तो मैंने खुद भी ये पेपर भी क्लियर किया हुआ है, ये पेपर भी सेकंड स्टेज दिया हुआ है, एंड साथ ही साथ ये पेपर भी क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एक बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि आखिर मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था एंड आपको ये क्लास कैसे हेल्प करेगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं सिलेबस एनालिसिस करने वाला हूँ, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब मैं ये डायलॉग नहीं बोलूँगा क्योंकि शाहरुख खान बोल चुका है, मौसम बदलने वाला, और उसके पीछे भी कहानी ये हो चुकी है। ठीक है ना, तो चिल मारेंगे आप, मतलब चिल मोड ऑन करिए, मस्त पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठिए, क्योंकि यहाँ आपको कुछ नहीं करना, आपको बस चीज़ें समझनी है। ठीक है, ओके। तो देखिए, मैं एकदम कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि आई ओ क्यू एम का पेपर कैसे होता था। होता क्या है, पहले जो प्री कोविड एरा था, कोविड के पहले जब कोरोना नहीं आया था, हमारी ज़िंदगी खुशहाल बीत रही थी, मरने वरने का डर कम था, तो जो पी आर एम ओ का पेपर होता था उसमें आपको 30 क्वेश्चंस होते थे। टाइमिंग का ये सीन था। ठीक है, ये टाइमिंग देख रहे हो ना, ये इंटरटेनिंग है, कमेंट करके बताइए इसको। ठीक है, करेक्ट करिए अगर कर सकते हैं तो, नहीं करेक्ट करते तो मत करके बताइए, बट बताइए ज़रूर। ये आपके लिए छोड़ा गया है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें होंगी जहां आपके लिए छोड़ा जाएगा एंड आपको बोला जाएगा आप रेक्टिफाई करिए। मेरे पढ़ाने का तरीका है, जो मुझे जानते हैं वो अच्छे से जान जाएंगे। आर एम ओ की बात करें तो आर एम ओ का पेपर आपका 3 घंटे का, 6 क्वेश्चन। बट ध्यान दीजिए, पी आर एम ओ से आर एम ओ तक जाने के लिए पहले टोटल 900 बच्चे सेलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, आर एम ओ के बाद थर्ड स्टेज आई एन एम ओ, मतलब गॉड लेवल बच्चे यहाँ तक जाते हैं जिनकी तैयारी एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की होती है। यहाँ से 35 बच्चे सेलेक्ट होकर आई एन एम ओ तक जाते थे। 4 घंटे का पेपर होता था, 6 क्वेश्चन। आप समझ रहे हो, 3 घंटे में 6 क्वेश्चन, मतलब पेपर का लेवल कैसा होगा मैं बताता हूँ आपको। जिस टाइम पे मतलब मेरा आर एम ओ हुआ था उस टाइम पे ऐसा सीन था, मैं 9th में था उस टाइम पे। ठीक है, जब मेरा ये पेपर क्लियर हुआ था, तो क्लासरूम में मैं बैठा हुआ हूँ, सारे बच्चे बैठे हुए, उसमें 11 12 के भी बच्चे होते थे, क्योंकि 9 से लेकर 12 तक का सीन होता है, सब साथ ही बैठते हैं। तो उसमें क्या होता था कि इन्विजिलेटर एकदम चाय कॉफ़ी मस्त ले लिया अपना और बाहर चला गया, बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को भी लग रहा होता है कि भैया कुछ हिलने मिलने वाला है नहीं। लिटरली बहुत टाइम लगता है, और आप खुद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी घंटे बीत जाते हैं, सवाल नहीं होते, और कभी क्लिक कर गया तो तुरंत हो जाना है। और आप यहाँ चोरी चकारी हो नहीं सकती, क्योंकि खुद ही परेशान रहते हो आप, क्योंकि कम से कम 3 क्वेश्चन तो करने ही है आपको सेलेक्ट होने के लिए। उस टाइम की कहानी बता रहा हूँ, मेरे टाइम। तो उस टाइम पे मेरा हुआ था, तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। फिर आई एन एम ओ क्लियर करने के बाद आपको आई एम ओ टी सी जाना होता है, जो बेसिकली कैंप है, यहाँ आपका टेस्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करके बच्चों को प्री डिपार्चर कैंप में ट्रेनिंग दी जाती है, एंड देन आफ्टर दैट इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड होता है, जहाँ 3 टीचर या फिर मेंटोर होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं, एंड यहाँ आप मेडल लेते हो। मैं बता रहा हूँ, आप नॉर्मल जनता अगर ये यहाँ तक भी पहुँच गई, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक इन द सेंस भैया, मतलब नेक्स्ट लेवल बात होती है यहाँ तक भी पहुँचना। ठीक है, बिकॉज अगर आप स्पेशली 10th तक की बात करें तो यहाँ तक पहुँचना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये पहले की बात है। अभी के लिए तो मैं बता दे रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिए कि आप एटलीस्ट आई एन एम ओ तक तो टारगेट कर सकते हैं अगर आप इन क्लासेस में हैं, तो जी जान लगाइए। 11th एंड 12th में तो खैर इस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं, बिकॉज आपका यहाँ अल्टीमेट गोल जेई हो जाता है। बट स्टिल 11th और 12th में बच्चे देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सिलेबस आपको जो दिखाऊंगा वो आपका जेई वाला हो गया होता है। तो इस केस में भी आपके होने की प्रोबेबिलिटी होती है, और मेरे भी काफ़ी सीनियर्स ने उस टाइम पे क्लियर किया था जब मेरा आर एम हुआ था। तो अब कोविड एरा में क्या हुआ, कोविड एरा के बाद चीज़ें थोड़ी बदल गई। ये जो पोर्शन बन गया, ये 2 चीज़ों को इंटीग्रेट करके इनडायरेक्टली बना दिया उसने। ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से, इसलिए पेपर का लेवल आप देखोगे, इस बार के पेपर का लेवल कुछ ज़्यादा ही टफ था। इस बार के आई ओ क्यू में 3 घंटे में 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के,
12 क्वेश्चन 5 मार्क्स के एंड 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो ये वैसे तो कहने को आरएमओ लेवल का हो गया, बट भैया 2 मार्कर भी ऐसे थे जो हिलने वाले नहीं थे इस बार के। ठीक है, आप पेपर एनालिसिस भी करूँगा अगर आपको डिमांड चाहिए है, अगर आपको सच में ज़रूरत है तो इन दोनों की तैयारी आपको एक साथ करनी होती है। इसलिए अब ये ज़्यादा टफ हो चुका है पहले के मुकाबले, मतलब मेरे टाइम के मुकाबले अब ज़्यादा टफ हो चुका है क्लियर करना। अब इसके बाद सीधे हम छलांग मारते हैं INMO पे। 4 घंटे का पेपर, 6 क्वेश्चन, और यहाँ से 600 बच्चे सेलेक्ट होने थे ऑलमोस्ट, जिसमें 500 8 to 11, बट हुआ नहीं है, कम ही सेलेक्ट किया इसने, और 100 12th से। ठीक है, ये सिनेरियो था। IMOTC या फिर OCSC बोल लीजिए, जहाँ पे बेसिकली टेस्ट ट्रेनिंग टेस्ट वाला सीन है, एंड यहाँ से आपको प्री डिपार्चर कैंप फिर से और IMO फिर से, मतलब ऑलमोस्ट ये चीज़ें सेम रह गई, बस शुरू के 2 पेपर को इंटीग्रेट करके एक पेपर बना दिया लेंदी प्रोसेस से। ठीक है, ओके। अब सीधे सीधे हम छलांग मारते हैं सिलेबस पे। देखो, तैयारी शुरू करते टाइम सबसे पहले हमारे को बेसिक मैथ्स करना होता है, जिसमें मॉड्यूलस पढ़ते हैं हम, वेबी कर्व पढ़ते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो अलजेब्रा के बेसिक्स हैं। यहीं पे मैं आपको पॉलिनोमियल के बेसिक्स करवाता हूँ। ठीक है, कि पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, सेट्स आपको पढ़ना होता है, और लॉगरिदम को डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको एक्चुअल कहानी समझ में आती है कि आखिर जो टफनेस है वो कहाँ तक जाएगी इस पेपर की। ठीक है, इसलिए बेसिक मैथ्स में ये सारी चीज़ें आपको कराई जाती हैं। वैसे जेई के लिए ये अलग से चैप्टर पढ़ाया जाता है, ये अलग से मेंस के लिए पढ़ाया जाता है। वेबी कर्व और मॉड्यूलस एक साथ पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी वेबी कर्व पढ़ने के बाद हम करते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस है। तो सिलेबस का पहला पार्ट यहाँ देखिएगा, यहाँ 3 बातें हैं। जो ज्योमेट्री होती है आपकी, वो कुछ ऐसी होती है। एक ज्योमेट्री होती है जो प्योर होएगी, ठीक है, और एक ज्योमेट्री होएगी जिसमें ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम एसओटी कहते हैं, जिसमें साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सब पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब एसओटी बन जाता है। तो अभी हम प्योर ज्योमेट्री की बात करेंगे। प्योर ज्योमेट्री के बाद पहले ट्रिगो का सिलेबस, देन ज्योमेट्री। मतलब अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री 3 पार्ट में है, पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो प्लेन ज्योमेट्री में सबसे पहले एंगल की बात करेंगे। अब जैसे एंगल में होता क्या है, अब जैसे तुम ट्राइंगल पढ़ रहे हो तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी छोटी सी है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, बट एंगल चेंजिंग थ्योरम में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, और आपको दिखने में ये छोटा लग रहा है, बट इसके सवाल कितने खतरनाक होते हैं, यू कांट इवन इमेजिन। तो ये सब करने से ना दिमाग खुलता है, जो मतलब एकदम जंग लग गया होता है एनसीईआरटी पढ़ के, यहाँ से थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं कहीं कुछ पार्ट्स में आपको दिखती नहीं है कॉन्ग्रुएंसी। मतलब एक आरएमओ का क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूँ जो कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड है, बट क्लियरली दिख नहीं पाता। इवन आपका एक प्रॉपर्टी होती है आपकी ऑर्थो सेंटर, जब आप पढ़ते हो, ठीक है, तो ये ऑर्थो सेंटर का जो ये वाला पोर्शन है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंसी दिखाने में भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ रखा है, समझ रहे हो आप? तो इसलिए कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ना होता है। सिमिलैरिटी तो खैर टफ हो जाता है, ये 10th वाली सिमिलैरिटी नहीं है भैया। सिमिलैरिटी खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ से सीवॉस थ्योरम हम डेराइव कर सकते हैं, मेनेलॉस थ्योरम निकाल सकते हैं, इसीलिए ये टफ हो जाता है। फिर पाइथागोरस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, आपको मैं बता रहा हूँ, 2 साल पहले 2020 या 21 में IUQM के अंदर, और जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट पाइथागोरस नहीं होता है, कहने को वो पाइथागोरस होता है, बट और भी कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए जाते हैं, इसलिए वो टफ हो जाता है। फिर क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर टॉलेमीज थ्योरम आपको पढ़ना है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तो कहानी यहाँ पे पढ़नी ही होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़, बाकी पैरेललोग्राम वगैरह, ट्रेपीजियम वगैरह। ट्रेपीजियम पे आज ही एक क्वेश्चन मैं करा रहा था क्लास में, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, फिर कंकरेंसी और कोलिनियरिटी, इसमें बच्चे कन्फ्यूज्ड रहते हैं, तो इसको समझाया जाएगा आपको, यह सिलेबस का पार्ट है। सर्कल, जो आपका बच्चों वाला सर्कल होता है, इसमें कॉर्ड, टैंजेंट, नॉर्मल, ये सब की बेसिक बातें। अब जैसे सर्कल की ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहीं पे पढ़नी होती है, कि ये जो कॉर्ड है यहाँ एंगल बना रहा है, यहाँ भी एंगल बना रहा है, यहाँ भी एंगल बना रहा है, एक डायमीटर है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये जो पोर्शन है आप यहाँ देखिए, सेंटर पे 2 थीटा बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो ये सब जब आप बेसिक्स नहीं पढ़ोगे तो इसके डायरेक्ट यूज़ में आपको क्वेश्चंस में दिखा सकता हूँ पेपर के, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, टॉलेमीज थ्योरम। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपके लिए।
और ये जो पोर्शन है ना, ये मैंने अलग से आपके लिए ऐड किया है, जैसे सिलेबस में दिखता नहीं है। जो जनरली आजकल के ट्रेंड में क्या हो गया ना, अच्छे क्वेश्चंस अगर ज्योमेट्री के बनते हैं जिनमें बच्चे फंसते हैं, वो है आपका कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप कम से कम 20 से 25 क्वालिटी क्वेश्चंस जिसमें स्पेशल कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है ये करोगे ना, तो ये पूरी तरीके से इस पे निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग का कितना यूज कर रहे हो। और वो जितने आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी कैपेसिटी आपकी बिल्डअप होती जाएगी कि कंस्ट्रक्शन सोच कैसे पाओ, क्योंकि ये शुरू में ऐसे होता है ना कि मैं कैसे सोचूं, वो वाली बात होती है। ठीक है, फिर हम आज बात करते हैं ये ट्रिगो, ये कंप्लीट जेई का पोर्शन है। ये आपको अब जब ये साइन रूल, जैसे मान लीजिए साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी, अब ट्रिगो पता नहीं है तो इसका फायदा क्या? कंडीशनल आइडेंटिटीज आपको पता नहीं है तो फिर एसओटी में बहुत सारी चीजें आपकी मिस हो जाएंगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिक पी बाई एच बी बाई एच, वही समझ रहे हो ना। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 90 डिग्री, दो एंगल का सम 180 डिग्री। कंपाउंड एंगल, इसमें पूरी कहानी, पूरे फॉर्मूले, साइन टू ए मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, फिर इंटीग्रेशन उसका, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला मतलब साइन ए प्लस बी से साइन टू ए का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, साइन थ्री ए का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मल्टीपल सब मल्टीपल, अगर आपको साइन टू ए पता है तो उसके फॉर्म में साइन ए को कैसे तोड़ोगे। ठीक है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना, सम ऑफ साइंस एंड कोसाइन, ये कंप्लीट जेई का पोर्शन है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये पढ़ना चाहिए क्योंकि इसका डेरिवेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, अलजेब्रा के अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, इसलिए मैं ये पढ़ाता हूँ। और एंड में कंडीशनल आइडेंटिटीज, क्योंकि एसओटी की कहानी इसी पे चल रही है। कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं ही हैं कि अगर आपके तीनों एंगल का सम पाई है तो इसके रिजल्ट्स बनते हैं, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ट्रिगो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए काम कर जाता है। ठीक है, अब एसओटी आता है, बिकॉज अब आप प्योर ज्योमेट्री पढ़ चुके हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, तो एसओटी पढ़िए। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इस पे भैया तुम्हें पीएचडी करा दूंगा तुम क्लास में आओगे तो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ ही से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, सॉरी ये प्रॉपर्टीज तक, यहाँ से तो एक सवाल उठ के आएगा ही आएगा, इवन जेई में भी भर भर के आया हुआ है। साइन रूल, साइन रूल का एक एप्लीकेशन होता है नेपियर्स फॉर्मूला, प्रोजेक्शन रूल, कोसाइन रूल और इनकी प्रॉपर्टीज पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ और बेसिक बातें सिखाता हूँ, और फिर एडवांस पोर्शन में इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूँ। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है, इसीलिए सिलेबस मैं अपने अकॉर्डिंग बना के आपको बता रहा हूँ। अपोलोनियस थ्योरम, टॉलमीज थ्योरम, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला, ये पूरी तरीके से जैसे साइन ए बाई टू को साइड्स और जैसे एस ए बी सी के टर्म्स में लिखना, क्योंकि यहाँ से एरिया आप डेराइव करते हो, यहीं से आप हेरोन्स फॉर्मूला डेराइव करते हो। ठीक है, जो कि जनरली बच्चों को पता नहीं होता। एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर इसके बाद करता हूँ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में हर चीज़ में बता दूंगा एक ही साथ। ठीक है, जितने तरीके के एरियाज बन सकते हैं। पेजल ट्राइंगल और 9 पॉइंट सर्कल एक साथ पढ़ाया जाता है, बिकॉज ये इससे इंटर रिलेटेड है। और ये जेई एडवांस में भी बच्चों को टफ लगता था जब जेई की तैयारी करते हैं बच्चे, बट यहाँ पढ़ लीजिएगा तो बहुत क्लैरिटी मिलती है आपको। फिर एमएन थ्योरम, स्टेवर्ट्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ट्रिगो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस, और पॉलीगॉन से क्वेश्चन बनता है तो पॉलीगॉन की पूरी कथा कहानी सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये था ज्योमेट्री। तो मैं अगर आपको बताऊं, ये पढ़ने में, ये पूरा कंप्लीट करने में कम से कम आपको, अगर आप वीक में 3 दिन क्लास कर रहे हो तो 1 मंथ तो लग ही जाना है। ठीक है, समझते समझते चीज़ों को, बिकॉज 6 लेक्चर यहाँ पे, 2 लेक्चर यहाँ, 1 लेक्चर यहाँ, और इनको मिला के कम से कम 3 से 4 लेक्चर। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे मतलब पढ़ाया जाता है। प्लेन ज्योमेट्री की बात करें तो इसको भी पढ़ने में कम से कम आपको 1 मंथ तक लग जाएगा, अगर मैं इसमें सीबॉस थ्योरम, मेनलॉस ये सब पढ़ाना शुरू करूँ तो। ठीक है, 1 मंथ से थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि आपको हार्डली 10 लेक्चर में तो ये चीज़ें कराई जाती हैं, क्योंकि मैं आराम से और डिस्क्रिप्टिव तरीके से चीज़ें कराता हूँ। आपको अगर पढ़ना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये 8 लेक्चर में हो जाता है। ठीक है, फिर इसकी बात करें 1.5 घंटे की 8 क्लासेस, इसकी बात करें तो ये भी 8 से 10 लेक्चर लेता है अकॉर्डिंग टू बैच, कि हाँ बच्चों को पिछले की क्लैरिटी है या नहीं। अगर पीछे के दोनों चीज़ें आप कर चुके हैं तो 8 लेक्चर में हो जाता है, एक्स्ट्रा 2 क्लासेस प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्योंकि PYQs भी करने होते हैं। कॉम्बिनेटोरिक्स अलग से इसलिए रखा गया है क्योंकि जो आपका IUCAM का सिलेबस होता है उसमें ज्योमेट्री और कॉम्बिनेटोरिक्स
50% यही होते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेटोरिक्स इज नथिंग बट पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेटोरिक्स में फैक्टोरियल की डेफिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एनसीआर एनपीआर क्या है, फिर सर्कुलर परमुटेशन, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखिएगा ये जो मैं लिखा रहा हूँ बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इवन क्वेश्चंस भी मैं दिखा दूंगा इन टॉपिक्स पे। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, IOQA के ऊपर एस्ट्रोनॉमी पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, 6 मार्कर यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाइनोमियल और मल्टीनोमियल थ्योरम, रिकरेंस रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। यहाँ से फिर डिरेंजमेंट और क्लासिक ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम और डिरिचलेस प्रिंसिपल PHP। ये एडिशनल ऐड किया है इस बार से ये दोनों चीज़ें, क्योंकि मैंने देखा है ये अगर आप पढ़ लोगे तो थोड़ी क्लैरिटी और मिल जाती है। ये एडवांस पाथफाइंडर में दे रखा है आपको, ठीक है, बढ़िया। फिर आते हैं अलजेब्रा के बाकी चैप्टर्स पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो मैं पढ़ा दूंगा, तो भैया मेंस और एडवांस के भी सारे सवाल कर लोगे क्लास में, आपको ऐसे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या है, बेसिकली इरेशनल फंक्शन क्या है, रोटेशनल पढ़ा था मैं। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो ये तो बेसिक पॉलिनोमियल का सीन हो गया। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। फिर आता है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कॉमन रूट्स, मतलब 2 रूट कॉमन हो तो क्या होगा, 1 रूट कॉमन हो तो क्या होगा, वेटाज रिलेशन, ठीक है, न्यूटन सम करके आगे पढ़ लेंगे इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये कंप्लीट जेई का पोर्शन है। क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हल्का कैलकुलस भी यहाँ पे यूज करता हूँ मैं, ठीक है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, फाइंडिंग रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन और लोकेशन ऑफ रूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जो कि जेई तक के लिए, जेई एडवांस में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रोग्रेशन एंड सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आखिर रियल सीक्वेंस क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, सीरीज प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालना, उसका सम निकालना, अरिथमेटिक मीन, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सेम nth टर्म, सम, अरिथमेटिक मीन, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सेम क्या है। तो यहाँ से बेसिक्स क्लियर होता है जो 9th 10th 11th में पढ़ना होता है आपको। फिर AGP, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये काफ़ी अच्छे से मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को डर लगता है बट मेरी क्लास में पढ़ लोगे तो मक्खन लगेगा। सिग्मा और डबल सिग्मा, डबल सिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बाकायदा एक लेक्चर में देता हूँ अलग से, बाइनोमियल के बाद इसको मैं कराता हूँ, बट ये है आपको यहीं पे सिलेबस में, ठीक है। टेलीस्कोपिक सीरीज के ऊपर पूरी रिसर्च कराई जाती है, 1.5 लेक्चर लगता है। फिर कुछ स्पेशल सीरीज कराई जाती हैं, इवन मतलब प्रोग्रेशन एंड सीरीज का ट्रिगो में कैसे यूज़ है, फंक्शन में कैसे यूज़ है, ठीक है, जो मिसलेनियस सीरीज में भी कवर हो जाता है। नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम, ये स्पेशली मैं अलग से पढ़ाता हूँ, जनरली बाकी टीचर्स नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके पेपर में है, ठीक है, रिमाइंडर निकालना बाइनोमियल की मदद से। और IOQM के अंदर तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एस्ट्रोनॉमी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन, एक 6 मार्कर आ रखा था सीधे इसके ऊपर, ठीक है, जिसमें हल्का फुल्का आपको कॉम्बिनेटोरिक्स भी यूज हो रहा था। बाइनोमियल एक्सपेंशन पहले हम सीखते हैं, फिर मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से क्लैरिटी मिलती है इन दोनों की। रेशियो ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ग्रेटेस्ट टर्म इन अ बाइनोमियल। अब यहाँ डबल सिग्मा पढ़ाया जाता है, प्रोग्रेशन पढ़ लिया, बाइनोमियल पढ़ लिया, क्योंकि दोनों का यूज यहाँ पे हो रहा होता है। फिर कुछ मिसलेनियस सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, जो दुनिया जमाने को टफ लग रहा होता है, जैसे x + y⁻n, n तो आता है बट -n का क्या, ये इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, तो ये भी पढ़ाता हूँ मैं। फिर हम आते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो PNC आप पढ़ चुके होते हो, पूरी क्लियर हो चुकी होती है, क्योंकि 2-3 चैप्टर का गैप मिलेगा तब तक आप PNC पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं हम, तो उतना ज़्यादा डर नहीं लगता, बिकॉज PNC आता है तो प्रोबेबिलिटी अच्छे से हो जाती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या है, बिकॉज जब तक डेफिनेशन नहीं जानोगे तब तक कैसे होगा। इवेंट क्या है, मिक्स्ड इवेंट क्या है, क्लासिफिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, बाइनोमियल ट्रायल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बेस थ्योरम क्या है। यहाँ से आपकी 80% जेई का सिलेबस प्रोबेबिलिटी का खत्म हो जाता है, बिकॉज पूरा नहीं पढ़ सकते हम, टफ हो जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फाउंडेशन पे इतना आराम से हो जाएगा। फिर आते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, तो देखो यार 2 बार इसके क्वेश्चंस आए, मैंने पढ़ाना शुरू किया, पहली बार उससे क्वेश्चन उठ के आ गया था, इसीलिए 2 चैप्टर तो कम से कम कोऑर्डिनेट के करने होंगे आपको। स्ट्रेट लाइन, जिसमें स्लोप ऑफ अ लाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, फिर से आ गया, बिकॉज अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे हैं इसकी, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, लाइन्स के 6 फॉर्म्स होते हैं, ये पढ़ के दिमाग के धागे खुल जाते हैं, इवन फिजिक्स में यूज होगा ये अच्छे से। फैमिली ऑफ लाइन,
लोकस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और होमोजेनाइजेशन। ये पूरा जेई स्ट्रेट लाइन और आईओक्यूएम के लिए खत्म, ठीक है। इवन आपका आईओक्यूए के लिए भी खत्म। बस सर्कल करते हैं, कोनिक नहीं करते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल, टैंजेंट ऑफ अ सर्कल कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट में, नॉर्मल कैसे निकालते हैं, कॉर्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, दो सर्कल एंगल ऑफ, यहीं पे ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट। और फैमिली ऑफ सर्कल में कम से कम 4 फॉर्म्स आपको तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे आपको और भी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये जो लाइन है ये रेडिकल एक्सिस बन जाता है, ठीक है, रेडिकल सेंटर, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड। तो यहाँ भी जेई का 100% आपका सिलेबस कवर्ड, ठीक है। लास्ट पोर्शन, कोर कंटेंट की बात करें, नंबर थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 20% यहीं से क्वेश्चन आना है आपका। तो लॉगरिदम का यूज़ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिलेबस में लॉगरिदम वापस से लिखा है। फैक्टर्स, मल्टीपल्स का यूज़, HCF LCM की प्रॉपर्टीज़, डिविजिबिलिटी और डिविजिबिलिटी के थ्योरम्स, साइक्लिसिटी क्या है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम हमें पढ़ने होते हैं जैसे फॉर्मेट, विल्सन, चाइनीज़ रिमाइंडर। ये फॉर्मेट लिटिल और फॉर्मेट का बड़ा भाई भी पढ़ते हैं। रिमाइंडर बाइनोमियल से कैसे निकालते हैं, ये यहीं पे होता है। अलग से कैलकुलस का भी एक पार्ट होता है जिससे क्वेश्चन हर साल आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट और फिर फंक्शनल इक्वेशन, ये तीनों पढ़ लिए तो एक सवाल हर साल पक्का। इसीलिए फंक्शन अलग से मैं पढ़ाता हूँ, नंबर थ्योरी में नहीं पढ़ाता, बट यहाँ बता दिया है कि फंक्शन के कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। और बेस सिस्टम से एक क्वेश्चन आईओक्यूएम में आपका आता है। और बात करें और क्या पढ़ सकते हैं, तो भैया और हम पढ़ सकते हैं स्टैट्स, ठीक है, अब प्लस कॉमर्शियल मैथ्स। ये जो पूरा सिलेबस है, ये अगर आप रिलीजियसली एक साल में कवर कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका इवन जेई का 40 से 50% सिलेबस कवर हो रहा है। बिकॉज यहाँ पूरी अलजेब्रा की कहानी ख़त्म हो रही है, ट्रिगो ख़त्म हो रहा है आपका, ठीक है, एसओटी ख़त्म हो रहा है आपका, तो ऑलमोस्ट 40%। और साथ ही साथ आपका फंक्शन ख़त्म हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो रहा है, सर्कल ख़त्म हो रहा है। तो भैया आप उठा के देखिए, ये पूरा जेई का सिलेबस है। एक्स्ट्रा क्या पढ़ा आपने, बस ये एक्स्ट्रा में अगर बात करें तो ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी, ये नॉन रूटीन मैथ्स है। तो मैं हर लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप प्लीज़ 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 ये जो आईओक्यूएम है एटलीस्ट दे के तैयारी करके देखिए। आपके लाइफ में मतलब आपकी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रिपरेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। अगर ये आपका यहाँ अच्छा हो गया तो ये आपको हर जगह फ़ायदा देगा, इवन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में तो दे ही रहा है, ठीक है। तो मतलब ये एक प्रेस्टीजियस ओलंपियाड है और आपके दिमाग के धागे खोलने हैं अगर, तो इस ओलंपियाड की आप तैयारी जरूर करें, जो कि आपका जेई में इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप तैयारी करेंगे। जो नए लोग हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सच में अब आपको क्लैरिटी मिली इस पेपर से रिलेटेड या नहीं, और आप प्रिपरेशन करना चाहेंगे या नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।